नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्षी 2014 से परेशान हैं कि भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकें तो कैसे रोकें। तमाम रणनीति, तमाम गठबंधन, ये सारी चीजें हमने बीते चुनाव में देखी हैं, लेकिन जो नहीं देखा है वो ये कि आखिर भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में अपना जनाधार बढ़ाती कैसे चली जा रही है। आज हम उस शख्स के साथ में हैं, दरअसल जिसने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए एक व्यवस्थित तरीके पर अमल किया, जो शीर्ष नेतृत्व ने रणनीति बनाई, बल्कि वो एक ऐसा इतिहास बन गया जो गिनीज बुक में जाकर के दर्ज हो गया। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी न्यूज इंडिया पे। बहुत आभार आपका। लोग परेशान हैं चुनाव में 2014 से कि कैसे बीजेपी की तोड़ निकालें। वो गठबंधन भी करते हैं, वो अलग अलग फॉर्मूले निकालते हैं, लेकिन आपने सदस्यता अभियान चला करके जो एक जमीन तैयार की है, ऐसा लगता है कि उसकी काट शायद 2022, 24, 27 कहां जाकर के निकलने वाली है। नहीं, देखिए, मैं बीजेपी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं वार्ड का अध्यक्ष था, उसके बाद मंडल का उपाध्यक्ष बना, उसके बाद नगर की कार्यकारिणी में रहा, भारतीय जनता पार्टी का युवा शाखा का प्रदेश का उपाध्यक्ष बना, फिर 92 से 98 तक मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष बना, प्रभारी बना फिर, और उसके बाद टूरिज्म में चेयरमैन हुआ, यूथ कमीशन में मैं युवा नीति बनाई, मैंने उसका मेंबर था आयोग का, और उसके बाद महापौर रहा 2 बार 11 साल तक। और उसके बाद मेरा सौभाग्य था कि मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पे अपने संगठन शिल्पी आदरणीय अमित शाह जी के साथ मुझे उपाध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर मिला, और उसी समय सदस्यता महाअभियान का प्रभारी बनने का भी अवसर मिला। अब आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं कि ये सारा चीज थी, मेरे संगठन का अनुभव है, ये तो सही है कि मैं काम संगठन में करने का मुझे अवसर मिलता रहा लगातार। लेकिन जो गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सदस्यता महाअभियान जिसकी आप बात कर रहे हो, मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया, ये बात सही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी का जो संगठन कौशल था और केंद्र सरकार के जो काम थे, उनके कारण पूरे भारत के लोग आकर्षित हुए, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण ही वो रिकॉर्ड बना, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। चाइना से कई करोड़ ज्यादा हम लोग की सदस्यता हो गई। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सबसे ज्यादा सदस्यता के मामले में, सबसे ज्यादा सांसद के मामले में, सबसे ज्यादा विधायक के मामले में, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार के मामले में। मैं कह सकता हूं कि ये जो शिखर पे पहुंचे हैं, ये हमारे जो धरातल के कार्यकर्ता थे, उनका परिश्रम था और तपस्या थी उनकी इतने दिन की, और उस तपस्या को अमित शाह जी और माननीय मोदी जी के सबल नेतृत्व में उसको पूरा किया उन लोगों ने। ये कटने वाला तो नहीं है, जैसा मतलब चुनाव दर चुनाव ये बढ़ता ही जा रहा है, कोई इसकी काट आपकी नजर में? ये कटता तो तब है जब लोग परिश्रम ना करें। अब विपक्ष में, जैसे अब बात करोगे, विपक्ष में लोग सपने देखते हैं। सपने कौन देखता है? जो सोता है। जो सोता है वो खोता है। बीजेपी में लोग जागते हैं, जो जागता है वो पाता है, और जो पाता है वो अपने और अधिक प्रयत्न भी करता है। बीजेपी के लोगों में, अगर भी आपने आराम विश्राम नाम की चीज सुनी है क्या? क्या आपने एक दिन भी, आप 5 साल में बताओ, योगी जी ने एक दिन भी अवकाश लिया है क्या? अपने घर गए हैं, या वो इटली या ब्रिटेन में कोई नया साल मनाने गए हैं क्या? माननीय मोदी जी ने इन सन 14 से लेकर आज तक एक खबर आप बता दो कि माननीय मोदी जी ने कहा हो कि आज वो बुखार के कारण नहीं जाएंगे, आज जुकाम हो गया नहीं जाएंगे, आज वो अवकाश करेंगे, लोगों के साथ फैमिली गेट टुगेदर करेंगे नहीं जाएंगे। 24 घंटे जो परिश्रम करके देश की सेवा का संकल्प लेगा, निश्चित रूप में जनता उसको उसी तरीके से प्यार और स्नेह देगी, और यही बीजेपी के नेतृत्व के कारण है। जी, चुनाव का दौर चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी हर बार कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कुछ ऐसे मसले आ जाते हैं जिसकी चर्चा किए बिना कोई चुनाव पूरा नहीं होता। इस बार चूंकि आपने एजुकेशन संभाला है उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहते हुए, हमें देख रहे हैं कि एजुकेशन सेंटर में ही हिजाब का मसला उठता है, और वो देशव्यापी हो जाता है, और लोग, खासतौर से विपक्ष का ये आरोप है कि ये मसला इसीलिए उठा। मेरे उत्तर प्रदेश में नहीं है ऐसा कोई मसला, और मैं उस पर इसलिए कुछ नहीं कहूंगा कि हमारे वहां तो अपने विद्यालय के लोग अपना
तय करते हैं कि ड्रेस क्या होगी, और इसमें कभी कोई विवाद आया नहीं, ना भविष्य में आएगा। और अभी ये मामला न्यायालय में है, और जो चीज न्यायालय में है उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अदालत ने जो फैसला सुना दिया है, अदालत देगा वो स्वीकार है। जो अदालत ने फैसला सुना दिया है वो है गुजरात के सीरियल ब्लास्ट का, और उसमें एक शख्स ऐसा भी सामने आया है जो समाजवादी पार्टी से जिसके ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। नहीं होना चाहिए संबंध, और अगर इस प्रकार का व्यक्ति है तो कठोरतम कार्रवाई उसी राजनीतिक दल को करना चाहिए जिसका वो मेंबर हो या जिसके लिए वो प्रचार कर रहा हो, उसको कठोरतम कार्रवाई करना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो मसले हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब के बीच में जब हिजाब या आतंकवाद या इस तरीके के जब मसले आते हैं, कोई पोलराइजेशन जैसी चीज आपको लगता है कि उससे होती है? लोग कहते हैं कि बीजेपी को बड़ा फायदा होता है इन सब चीजों से। बीजेपी ना इस पर कभी विश्वास करती है, ना बीजेपी से इसका कोई संबंध होता है। इस प्रकार की घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं घटी हैं, और अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो सरकार कानून जो कहता है उसके अनुसार कार्रवाई करती है। एक चीज और कि बेरोजगारी हो या महंगाई हो, ये मसले हम देख रहे हैं। हम भी छोटे थे, बचपन से सुन रहे हैं कि हम सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगार, ये सब देंगे। कोई भी सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, आज 4 दशक से तो हम ही सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि अगली पीढ़ी भी यही सुनेगी। तो ये मसले हल कैसे हुए, इनका स्थायी समाधान क्या है? अब आप बताओ, इस बार इस चुनाव में क्या सड़क, बिजली, पानी मुद्दा है? एक भी विपक्ष का आप बयान बता दो, एक भी नेता ने कहा हो सड़क नहीं बनी, एक भी नेता ने कहा हो कि बिजली नहीं आ रही। पहले तो लोग कहते थे बिजली आने वाली है, बिजली आने वाली है, और कह के विपक्ष के ही तमाम विधायक जो बन जाते थे वो खरीद के 10 तो खंबे गांव में डाल देते थे। गांव वाले ढोल पीट पीट के विधायक जी जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, और पता चलता था बाद में वो जेईई के पास जाता था, गांव का किसान डांट कर भगा दिया जाता था। अब मोदी जी, योगी जी के युग में तो जेईई किसान के घर गया कि भैया बिजली का कनेक्शन ले लो, हर घर में बिजली का कनेक्शन फ्री करा दिया गया। यही परिवर्तन है ना। इसीलिए तो आप जो कह रहे हो कि इनका जनाधार बढ़ता जा रहा है। आप देखो ये टेम्परेचर जो है बिल्कुल, अब हम कहेंगे कि गर्म होता जा रहा। तो अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि वो गर्मी की बात नहीं है। आप जैसे जैसे ये जो चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण के बाद तृतीय चरण, तो लोग के जो हाई पावर सपने थे वो बिल्कुल लो वोल्टेज में चलते जा रहे हैं, और जो बीजेपी का अंडर करंट है वो अब हाई वोल्टेज करंट बन के सामने आ रहा है। बीजेपी का जो अंडर करंट है हाई वोल्टेज बन के सामने आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? अरे आप मुझसे पूछ रहे हो, कल मतदान हुआ, मैं आपको आज बता रहा हूँ, आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। हाँ, आप लोग फलाना गढ़, ढिकाना गढ़, फलानी पार्टी गढ़ बोलते थे। नहीं, मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, इटावा साफ, हाँ। 1-2 सीट को छोड़ दीजिए। आपका कासगंज 1 सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी। फिरोजाबाद 1 सीट विपक्ष नहीं पाने वाला है। आप एटा 1 सीट विपक्ष नहीं पाने वाला है। अलीगढ़ 1 सीट विपक्ष नहीं पाने वाला। आगरा 1 सीट विपक्ष नहीं पाने वाला। मथुरा एक सीट अगर कहीं लड़ाई में हो तो हो, बाकी नहीं पाने वाला। कौन सी बेल्ट? अब वो बेल्टें भूल जाइए, अब एक ही बेल्ट चल रही है, वो बीजेपी की है। लेकिन ऐसे में जैसे कुछ मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य या कुछ और लोग भी, ये तो सरकार 5 साल मलाई काटी चले गए। बीजेपी में जाहिर सी बात, इस प्रकार कोई भी जो ना बीजेपी एक पवित्र गंगा नदी है जहां तमाम तरीके के जल के प्रवाह आते हैं और मिलके फिर गंगा नदी की तरह उसमें परिवर्तित होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उससे निकल भी जाते हैं। लेकिन बीजेपी में अगर आप 1-2 नेताओं की बात कर रहे होंगे तो बीजेपी में 27 बड़े नेता अनुसूचित और अति पिछड़ा और पिछड़े के आए हैं, बड़े नेता। अब नाम कहेंगे तो सीरियस में मैं गिनाता चलूंगा। लेकिन हमारे जो सबसे बड़ी बात हुई है, कुछ दलों का तो अस्तित्व ही बूथ स्तर पर खत्म होता जा रहा है। आप अपनी कैमरा टीम को घुमाइए और पता करिए कि बूथ स्तर तक के जो ये सपा बसपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, किस तेजी के साथ बीजेपी के साथ चुनाव में आए जब मतदान होने लगा। कुछ जगह तो कुछ प्रत्याशियों की जमानतें नहीं बचेंगी। मैं बता रहा हूं कुछ लोगों की, जो विपक्षी कुछ दल हैं। देखिए, आपने एक चीज कही कि जो पिछड़ा या अनुसूचित जाति के लोग आए हैं, लेकिन बीजेपी तो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, तो जातियों में क्यों उलझा रहे हैं? मैं जातियों में नहीं उलझा रहा। मैंने बताया कि आपने पिछड़ा की बात की कि पिछड़ा नेता 2 चले गए, उस पर मैंने कहा कि अगर 2 गए, आप बात ही जाति की कर रहे हैं। जो जाति के कारण गए हैं, जाति के बाद बोल रहे हैं जो लोग भी, उनका अगर आप हमसे जिक्र करेंगे तो उनको बताना कि 2 नहीं, हमारे पास तो 27 आए हैं। चलिए पिछड़ो और इनको रहने देते हैं। लोग तो बीजेपी में अनुसूचित जात,
पंचतीर्थ किसने बनाया? हमने बनाया। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? हमने दिया। 10% सवर्ण सामान्य के लिए आरक्षण किसने दिया? हमने दिया। यानी अनुसूचित के लिए भी, पिछड़े के लिए भी, सवर्ण के लिए, सबके लिए काम किसने किया? बीजेपी ने किया। एक चीज ये है, आप देखिए जो कानपुर का बिकरू कांड था उसमें एक गुंडे माफिया को मारा गया, उसका एनकाउंटर हुआ, लेकिन विपक्ष ने इसको ब्राह्मण विरोधी है बीजेपी ऐसा मुद्दा बना लिया। देखिए, किसी काउंटर के बारे में, किसी के बारे में इसलिए नहीं कहूंगा कि न्यायालय में तमाम चीजें चल रही हैं और तमाम बड़े वरिष्ठ लोग उसकी जांच कर रहे हैं, न्यायाधीश लोग, वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, किसी व्यक्ति के काउंटर की और ब्राह्मण की, तो जितनी हत्या उनकी, उसका जितनी हत्याओं का आरोप है उन पर निकाल के देख लीजिएगा। संतोष शुक्ला की हत्या किसने की? संतोष शुक्ला ब्राह्मण ने किया। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। अरे थाने के अंदर संतोष शुक्ला की हत्या कर दी थी जिन्होंने, वहां पर जो सीओ डिप्टी एसपी को मारा था, मिश्रा जी को, वो ब्राह्मण नहीं थे क्या? ये जात पात के चंगुल पे मत जाइए। उत्तर प्रदेश में अब जाति से और परिवारवाद से और ये अपराधवाद से उत्तर प्रदेश अब मुक्ति की ओर है। अब केवल विकासवाद यहाँ पर चल रहा है और विकासवाद की अवधारणा पर ही बीजेपी काम करेगी और आगे बोलेगी भी। अच्छा दिनेश जी, एक चीज है, हम सब लोग बड़ी मेहनत से अपने अपने काम करते हैं, लेकिन कभी ना कभी फिर भी मन में एक टीस सी रह जाती है कि अरे ये चीज रह गई। अभी आपकी 5 साल फुल फ्लेजेड सरकार चली, बहुमत के साथ चली, कोई ऐसी मन में टीस जो लगता हो आपको कि यार सरकार बनेगी अब सबसे पहले ये होगा? नहीं, देखिए सरकार सबसे पहले तो यही होना कि जातिवाद समाप्त हो, ये परिवारवाद समाप्त हो और ये संप्रदायवाद समाप्त हो, केवल विकासवाद चले, यही इच्छा भी है। एक चीज और भी है, अगर विपक्ष की रणनीति पे आप नजर डालेंगे तो जो उनके मैनिफेस्टो हैं वो इस तरीके के हैं कि उन्हें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको लग रहा है कि ऐसी कोई नौबत आई तो बीजेपी उसके लिए तैयार है? मैंने अब ये जो मुद्दा भी आया नहीं है उसके बारे में हम घोषणा कैसे कर सकते हैं? नहीं, मतलब समय के साथ जो भी राष्ट्र के हित चिंतन में जो भी नियम कानून होंगे उनके अनुसार हम काम करेंगे। नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि आप इसका जवाब ये देंगे कि बीजेपी फुल फ्लेजेड आ रही है। नहीं, बीजेपी तो आ ही रही है। हम कह रहे हैं आप भविष्य में काम करने की बात कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड नहीं, 3/4 से ऊपर आ रही, मैंने बोला है। और मैंने ये भी बोला है कि पिछला रिकॉर्ड बीजेपी अपना स्वयं तोड़ेगी। एक चीज ये भी देखना बहुत दिलचस्प है कि जो काम हुए हैं, जिस तरीके से लोगों को रोजगार या अनाज देने की जो बात हुई है, बावजूद इसके लोगों एक मुफ्त की जो ये जिसको कहते हैं ना स्वाद चखा दिया जाता है, अलग अलग सरकार जो विपक्ष है उसने भी वादे किए हैं, आप इसको क्या ठीक मानते हैं? राजनीति में के संक्रमण क्या आप चाहते थे कि लोग भूखे मरे? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस मैनिफेस्टो में अगर हमने खाद्यान्न मुफ्त में दिया है तो ये हमने उनकी एनर्जी को नष्ट ना हो उसके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए दिया है। और आप अगर इशारा है स्कूटी को देने के मामले में, तो अगर लड़कियां सशक्त हो जाएंगी, गरीब लड़कियां जो मेधावी छात्रा हैं तो आगे बढ़ेंगी, तो देश का प्रदेश का ही भला होगा ना। अगर इंटरनेट हम गांव-गांव में ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन हर गांव में दे रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने चालू कर दी है। हम गांव-गांव में इंटरनेट दे देंगे तो अगर बेचारे गरीब हैं, उनके पास हम नहीं है, कोरोना में ऑनलाइन टीचिंग कराना था, कहाँ से कराते? अब अगर उनको मोबाइल जाएगा, उनको टैबलेट जाएगा और आज की आधुनिक व्यवस्था वाईफाई होगा विद्यालयों में, तो ये टेक्नोलॉजी ही हमको आगे ले जाएगी और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा अब आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है, लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों के साथ साथ जो प्रदेश व्यापी आपका दौरा रहा है वो 2017 से अलग कैसे, क्या अनुभव आया है? 2017 में मैं चला था तो लोग कह रहे थे कि बीजेपी की हवा है, अब की मैं जब जा रहा था लोग कह रहे थे बीजेपी का वो हवा नहीं तूफान है, वो हवा तूफान में बदल गया है। और 2017 में जाते थे तो जहाँ पर भीड़ 5,000 इकट्ठा होती थी वहाँ 10,000 हो रही है। तो ये आंकड़ा जैसे पानी बरसना हो तो पक्षी मंडराने लगते हैं आसमान में, तो पता जाता है पानी बरसने वाला है। वैसे ही अगर हम तुलना करके देखें, कोई ना कोई एक सिंबल बनता है, पता लगाएंगे, नब्ज पता लगाएंगे, जोर से नारा लगा रहा आदमी जोश में, तो करंट है इसमें। आप जा रहे हैं तो आपको खुद से नमस्ते कर रहा है, देख के आपके झंडे को देख के लगेगा हाँ इस क्षेत्र में मेरा अपना है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है व्यक्ति की जो व्यवहार होता है, एटीट्यूड होता है, उससे पता चलता है। और भीड़ जो आ रही है उसमें जो जोश है वो संकेतक है इस बात का कि बीजेपी पहले से ज्यादा प्रचंड बहुमत से आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी न्यूज इंडिया से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।